ऐसा सब्जेक्ट है जिसे कि हम मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग में हम पढ़ते हैं। तो इस सब्जेक्ट को बेसिकली हिंदी में पदार्थों का सामर्थ्य या कहा जाता है। तो इस सब्जेक्ट में हम बहुत से जो मेंबर्स होते हैं, जैसे कि आयरन बार्स, जिसे कि हम हिंदी में, सरल हिंदी में लोहे के छड़ भी कहते हैं, टीएमटी बार्स, और बहुत से ऐसे मेंबर्स जैसे कि कॉलम, बीम, ट्रस, फ्रेम्स, सेल्स, थिन सेल्स, थिक सेल्स, ऐसे बहुत से ऐसे मैकेनिकल मेंबर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे कि उसमें किस तरीके से फोर्स लगते हैं और फोर्स लगने से उनका रिएक्शन, उनका एक्शन कैसा होता है ना। और इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो सबसे पहला यूनिट है, उस यूनिट का नाम है सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस को हम हिंदी में प्रतिबल भी कहते हैं। स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि देखिए, जैसे कोई भी अगर एक क्यूब लेते हैं हम, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम एक क्यूब लेते हैं, तो एक क्यूब में अगर मान लीजिए कि ये एक आयरन का क्यूब है और इस क्यूब का एक डेफिनेट शेप और एक शेप साइज है ना। तो इस क्यूब पे जब हम एक लोड लगाएंगे किसी भी एक डायरेक्शन से, या ऊपर से या नीचे से, किसी भी एक डायरेक्शन से अगर हम एक कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो एक समय सीमा तक के ये रेजिस्ट करेगा अपने ओरिजिनल शेप साइज को चेंज करने के लिए। लेकिन अगर हम फोर्स की इंटेंसिटी, फोर्स की तीव्रता को अगर हम कंटिन्यूसली अगर बढ़ाते जाएंगे, जैसे कि 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, और अगर इसका जो आयरन क्यूब जो हम ये देख रहे हैं, ये आयरन क्यूब का अगर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, जिसको कि हम स्ट्रेस भी कहते हैं, रेजिस्टिंग फोर्स जिसे कि हम स्ट्रेस या प्रतिबल भी कहते हैं, वो अगर 100 न्यूटन है, इसका मतलब कि अगर इसमें अगर 100 न्यूटन से ज़्यादा का अगर फोर्स लगाया जाएगा तो ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, अपने शेप साइज को ये चेंज कर देगा। मतलब कि अपने शेप साइज को ये क्या करेगा, बढ़ा देगा या घटा देगा। अगर हम इसे खींच रहे हैं तो ये अपने शेप साइज को बढ़ा देगा, और अगर हम इसे दबा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो अपने शेप साइज को ये क्या करेगा, घटा देगा। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस नेचर का हम इसमें फोर्स लगा रहे हैं। टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, इसे हम खींच रहे हैं इसके एक्सिस के अलोंग, या कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, हम इसे दबा रहे हैं इसके एक्सिस के अलोंग। तो ये नेचर ऑफ फोर्स पर डिपेंड करता है। तो स्ट्रेस में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि अगर एक आयरन का अगर बार है, तो इस बार में जैसे ही हम फोर्स लगाते हैं 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 90 न्यूटन, 99 न्यूटन तक के, ये कैसा रहेगा, ये अपने ओरिजिनल शेप साइज में ही रहेगा। और जैसे ही हम 100 न्यूटन, 101 न्यूटन, 102 न्यूटन में हम जैसे ही हम अगर इसमें बढ़ाते जाएंगे 100, 101, 102, 103 न्यूटन, जैसे ही हम इसमें बढ़ाते जाएंगे तो इसका ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसका शेप साइज क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अगर हम टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं तो ये क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया। अब आइए हम जानते हैं इसका हम डेफिनेशन भी एक बार हम रीड आउट कर लेते हैं। व्हेन सम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड अ बॉडी, देन अ बॉडी ऑफर्स रेजिस्टेंस टू इट्स फोर्स। The magnitude of resistance force is numerically equal to the applied force. The external resisting force for per unit area is called stress. Unit of stress is Newton per meter square. It's always supposed to act at a point. ये इसका डेफिनेशन हुआ स्ट्रेस का। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं स्ट्रेन का डेफिनेशन। स्ट्रेन को हम हिंदी में विकृति भी कहते हैं। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन बेसिकली 2-3 प्रकार के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये स्ट्रेन्स के जो सब टाइप्स हैं, जैसे लेटरल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो ये सब टाइप्स को हम आगे इसी लेक्चर में हम देखेंगे। बट स्ट्रेन क्या होता है देखते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। द स्ट्रेन में बी टेंसाइल और कंप्रेसिव इन नेचर डिपेंडिंग अपॉन द लोड, लेंथ, decreases if compression strain is dimensionless quantity। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम जैसे कंटिन्यूसली अगर हम इस
स्ट्रेस जैसा कि हमने पढ़ा, तो स्ट्रेस में तो क्या होता है कि जैसे हमने एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ लोड से ज़्यादा अगर हम लोड लगाए तो अपना शेप साइज़ को चेंज कर लेता है, लेकिन उस शेप साइज़ की क्वांटिटी क्या रहती है, न्यूमेरिक वैल्यू क्या रहती है, उसे हम स्ट्रेन कहते हैं। मतलब कि जो उसका ओरिजिनल लेंथ था, ठीक है, और हमने जब फोर्स लगाया तो उसका चेंज्ड इन लेंथ क्या हुआ, जो उसका चेंज्ड मतलब बदला हुआ लेंथ क्या हुआ। सपोज अगर एक बार है जिसकी लंबाई, अगर एक स्केल है जिसकी लंबाई L है, जैसे कि हम 1 मीटर सपोज हम लेते हैं, और अगर हम उसमें लोड लगाते हैं तो टेंसाइल लोड लगाते हैं तो उसकी जो लंबाई है वो 1 मीटर से बढ़ करके 1.1 मीटर हो गई। तो ये जो 0.1 मीटर रहेगा ये चेंज इन लेंथ रहेगा, जो 0.1 मीटर रहेगा वो डेल एल रहेगा, चेंज इन लेंथ होगा, और ये जो एल रहेगा ये ओरिजिनल लेंथ रहेगा 1 मीटर। ठीक है, अगर हम एक स्केल लेते हैं, एक स्केल को अगर हम खींचते हैं और वो स्केल की लंबाई, वो स्केल किसका बना हुआ है, किसी मेटल का बना हुआ है, किसी डक्टाइल मेटल का बना हुआ है, जिसे कि हम खींचने से वो क्या होगा, इलास्टिसिटी इलोंगेट होता चला जाएगा। तो जब हम उसमें कुछ लोड लगाए तो वो क्या हो गया, 1 मीटर से बढ़ करके 1.1 मीटर उसकी लेंथ हो गई। तो 1 मीटर क्या हुआ उसका ओरिजिनल लेंथ, और चेंज इन लेंथ क्या होगा 0.1 जो रहेगा वो चेंज इन लेंथ रहेगा। तो स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल एल बाई एल। तो स्ट्रेन का जो बेसिकली यूनिट होता है वो mm से हम डिनोट करते हैं स्ट्रेन की यूनिट को, है ना। आगे देखते हैं, अगला जो हेडिंग है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जैसे कि हम ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील, इसमें हम बहुत सारे अलग अलग वैरायटी, जैसे कंक्रीट के लिए, फेरस मटेरियल, नॉन फेरस मटेरियल के लिए भी हम ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को हम देखेंगे और उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर भी हम डिस्कस करेंगे। ये जो हमारे एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसमें ये इंजीनियरिंग कर्व्स के बारे में भी, इंजीनियरिंग कर्व्स के नाम से भी ये पूछे जाते हैं। सेम कर्व को, सेम मैग्नीट्यूड, स्ट्रेस स्ट्रेन मैग्नीट्यूड पे सेम कर्वेचर्स को पूछे जाते हैं। इंजीनियरिंग कर्व्स के भी नाम से जाना जाता है, या हुक्स लॉ के कर्व के भी नाम से जाना जाता है, या लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के कर्व्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो कर्व रहता है ये, इसके बहुत सारे नाम हैं, बट कर्व एक ही तरीके का रहेगा, है ना। तो मतलब ये मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है। जैसे माइल्ड स्टील का थोड़ा कर्व डिफरेंट रहेगा, कास्ट आयरन का थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, लिटिल बिट डिफरेंट रहेगा। तो देखते हैं कि क्या डिफरेंस रहता है। सबसे पहले देखते हैं इंजीनियरिंग कर्व्स फॉर कास्ट आयरन माइल्ड स्टील। तो यहाँ पर हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ मतलब कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या अगर हम सरल भाषा में बोले तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब कि स्ट्रेस अगर बढ़ेगा तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा, और स्ट्रेस अगर घटेगा तो स्ट्रेन भी घटेगा। तो जब इस अनुपात या जब ये रिलेशन में आते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। मतलब कि टोटली जो डिपेंडेंसी जो रहती है वो स्ट्रेस के ऊपर है। मतलब जैसे हम लोड लगाएंगे तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा, जैसे जैसे हम लोड को बढ़ाते जाएंगे तो उसका जो शेप साइज है वो भी क्या होता चला जाएगा, बदलता चला जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, हुक्स लॉ भी कहेंगे, या लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी कहेंगे। तो आइए देखते हैं, ये माइल्ड स्टील के लिए बनाया गया है। इंजीनियरिंग कर्व भी हम इसे कहते हैं, और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी हम कहते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये दो मैग्नीट्यूड के बीच में हम माइल्ड स्टील का एक यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के द्वारा हमने ये टेस्ट किया है, और ये कर्व को हमने क्या किया है, डेवलप किया है। तो स्ट्रेस को हम यहाँ पर एफ से, स्मॉल एफ से हम डिनोट करते हैं, और ये दूसरा मैग्नीट्यूड जो देख रहे हैं एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो ये मैग्नीट्यूड है स्ट्रेन, इसे हम स्मॉल ई के कैरेक्टर से हम इसे डिनोट करते हैं स्ट्रेन को, और स्ट्रेस को एफ के कैरेक्टर से हम डिनोट करते हैं। तो ये वाई एक्सिस में स्ट्रेस लिखेंगे, एक्स एक्सिस एक्स मैग्नीट्यूड में स्ट्रेन को लिखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 0 से लेकर के, या ओ बोलिए, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ओ बोलेंगे या 0 बोलेंगे। तो चलिए ओ बोलते हैं। तो ओ से लेकर के ए से लेकर के पी से लेकर के वाई से लेकर के वाई एल से लेकर के ई से लेकर के यूटीएस से लेकर के
फेलियर। तो ये हर एक एक जो सेगमेंट है, जैसे कि ओ से ए पहला सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट ए से पी, तीसरा सेगमेंट पी से वाई यू, तो ये हर एक एक सेगमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है, ये सेगमेंट बनाए क्यों गए हैं, ये सेगमेंट का वैल्यू मतलब इसका मीनिंग क्या है, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए हम क्या करते हैं बेसिकली, ये देखिए ये डायग्राम है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लैब में आपको देखने को मिलेगा ये यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से आप देख लीजिए, ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, आगे हमारे सिलेबस में भी देखने को मिलेगा। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का डायग्राम बनाने के लिए भी बोला जाएगा। ये दूसरे तरीके से अगर देखेंगे तो इस प्रकार से भी दिखता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जिसमें कि एक ये कंट्रोल पैनल लगा होता है, एक कंप्यूटर, एक कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट रहता है, सीपीयू रहता है, एक मॉनिटर रहता है, कीबोर्ड, या यहाँ पर जो ये जॉयस्टिक दिख रही हैं इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, इसके जॉ को हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये जो दो पिलर किस्म का दिख रहा है, ये एक पिलर और ये एक पिलर, इसे हम क्रॉस रेल कहते हैं। ये वाला जो रहता है ये कैसा रहता है, मूवेबल हेड रहता है, ये फिक्स्ड हेड रहता है, ये भी फिक्स्ड हेड रहता है। ये बीच वाला जो रहता है ये क्या रहता है, मूवेबल हेड रहता है। तो अगर हमें टेंसाइल टेस्ट करना है किसी भी मेटल का, अगर हमें टेंसाइल टेस्ट करना है तो हम उसे क्या करेंगे कि इन दोनों जॉ के बीच में, जॉ का मतलब जॉ को हम हिंदी में जबड़ा भी कहते हैं, तो जॉ के बीच में हम क्या करेंगे, इसे फंसा देंगे और यहाँ से फिर उसके बाद हम इसे डाउन का बटन दबाएंगे, डाउन का जॉयस्टिक को हम दबाएंगे तो ये खिंचाता चला जाएगा, ये नीचे की ओर खिंचाता चला जाएगा और ये सिस्टम में सॉफ्टवेयर के जरिए इसका स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में कर्व बनता जाएगा कि किस तरीके से लोड लग रहा है और लोड के रिस्पेक्ट में उसका जो शेप साइज है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, उसकी जो अनुपात है, उसका जो रेशो है, उस रेशो को ये बहुत अच्छे से एक प्रीडोमिनेंट सेगमेंट्स में, एक प्रीमियम सेगमेंट्स में डिफाइन करता चला जाएगा कि कितने लोड पर किस तरीके से ये अपने शेप साइज को ये चेंज करता चला जा रहा है। तो इसे हम टेंसाइल टेस्ट कहेंगे। वही अगर हम यहाँ पर अगर हम एक ब्रिक रख दें, ईटा रख दें या कोई वुड का ब्लॉक रख दें और उसके बाद में ये मूवेबल हेड से अगर हम इसे कंप्रेस करें, तो कंप्रेस करने के बाद में वो कितने लोड देने पर वो ब्रेक होता है, टूटता है, डैमेज होता है, उस लोड को हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तो वो लोड क्या रहेगा, उसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ रहेगा, यूटीएस रहेगा। और सिमिलरली अगर हम टेंसाइल टेस्ट कर रहे हैं तो एक रॉड को हम बांधेंगे, एक सर्कुलर रॉड या स्क्वायर रॉड को हम बांधेंगे, इन दोनों के बीच में हम टाई अप करेंगे और टाई अप करने के बाद में टेंसाइल स्ट्रेंथ लगाएंगे और इसको नीचे की ओर जब हम खींचते जाएंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि वो पतला हो जाएगा रॉड, बीच से नेक का मतलब गले की तरह हो जाएगा और वो क्या होगा, एक ऐसा समय आएगा जबकि वो टूट जाएगा, है ना। तो ये होगा टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना। तो ये जैसे कि हमने समझा है, ये देखिए ये अपर क्रॉस हेड, इसे हम कहेंगे अपर क्रॉस हेड, ये जो रहेगा ये मूवेबल क्रॉस हेड रहेगा। यहाँ पर क्या है लिखा हुआ है, देखिए स्पेस फॉर टेंसाइल स्पेसिमेन। ये वाला जो रहेगा ये क्या लिखा हुआ है, स्पेस फॉर कंप्रेसिव स्पेसिमेन। ये टेबल हो गया, इसमें कपिंग टेस्ट भी होता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, कपिंग टेस्ट क्या होता है, कैसे करते हैं कपिंग टेस्ट को। ये जो रहता है देखिए कंट्रोल पैनल, इसमें लोड इंडिकेटर हो गया, स्पीड कंट्रोल हो गया। तो इसे हम इस मशीन को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन कहते हैं। तो आइए इस ग्राफ में जानते हैं। जैसे सबसे पहले हमने क्या किया, दो जॉ के बीच में, एक फिक्स और एक मूवेबल जॉ के बीच में हमने एक माइल्ड स्टील बार को हमने फिक्स कर दिया। जॉ के बीच में हमने उसे क्या कर दिया, रिजिडली फिक्स कर दिया। अब फिक्स करने के बाद में ओ से ए तक के वो क्या कहलाता है, ओ से ए या ओ से ई भी बोल सकते हैं। ई का मतलब इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी का मतलब ओ से ए तक के जो हमने लोड लगाया है, तो जो उसके शेप में जो चेंजेस हुए हैं वो किस रीजन में है, वो इलास्टिक रीजन में है। मतलब कि जैसे ही हम लोड को अगर हम छोड़ देंगे तो वापस वो अपने ओरिजिनल शेप साइज में चला जाएगा। और ए से पी जो रहता है वो प्लास्टिक स्टेट में, मतलब कि अगर हम लोड को अगर हम कंटिन्यूसली बढ़ाते चले जाएंगे, अगर लोड को हम कंटिन्यूसली बढ़ाते चले जाएंगे तो क्या होगा कि
जो हमारा मटेरियल रहेगा वो इलास्टिक लिमिट से आगे बढ़ करके प्लास्टिक लिमिट में एंटर हो जाएगा। मतलब कि इलास्टिक लिमिट मतलब एक ऐसा रेंज, एक ऐसा रीजन जिसमें कि हम लोड को जैसे ही हम रिमूव करेंगे तो वापस जो मटेरियल है वो अपने ओरिजिनल शेप साइज में रिकवर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा ही अगर हम उसे कंप्रेस कर दिए या इलोंगेट कर दिए तो जैसे ही हम लोड को रिमूव भी करेंगे तो भी वो अपने ओरिजिनल शेप साइज में नहीं जा पाएगा, वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, परमानेंटली अपने शेप साइज को वो बदल देगा। तो ये होता है पी, मतलब ए से पी जो रहता है वो प्लास्टिक जोन कहते हैं उसे, ए से ई। अब पी से वाई यू, ये वाई यू क्या है, अल्टीमेट यील्ड स्ट्रेंथ। तो अल्टीमेट यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, यहाँ से भी प्लास्टिक स्टेट के बाद में भी अल्टीमेट यील्ड स्ट्रेंथ होता है, जिसमें कि हम कंटिन्यूसली अगर हम लोड को बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, जो साइज है, जो शेप है स्ट्रक्चर का, वो क्या होता जाएगा, बदलता चला जाएगा। अब अल्टीमेट यील्ड स्ट्रेंथ से अल्टीमेट लोअर यील्ड पॉइंट तक के, ये बहुत ही कम लोड में, ये जो कर्व जो दिख रहा है जो नीचे की ओर जा रहा है, अल्टीमेट यील्ड से लेकर के लोअर यील्ड तक के जो जा रहा है, ये किस तरीके से होगा, बहुत ही कम लोड में ये बहुत इजी तरीके से ये अपना शेप को ये चेंज करता चला जाएगा। उसके बाद में ये नेकिंग जोन आता है। नेकिंग जोन किस तरीके से रहता है कि जो रॉड जो सर्कुलर रहता है, ये देखिए इस प्रकार से नेकिंग जोन कैसा होता है, जो रॉड जो अपने सर्कुलर एक मेंबर को आपने लिया था, वो रॉड अब कैसा हो जाएगा, वो नेक की तरह हो जाएगा, बीच में वो पतला हो जाएगा, जैसा गर्दन जो होता है हमारा, उस गर्दन की तरीके से हो जाएगा। नेकिंग, हम इसे नेकिंग कहते हैं। और इस नेक के जो यहाँ पर देख रहे हैं, जो छोटे छोटे यहाँ पर माइक्रो क्रैक्स जनरेट हो जाएंगे। और अगर उसके बाद में भी अगर हम लोड लगाते चले गए, ये जैसे लोअर यील्ड से लेकर के ई तक के, तो इसे हम क्या कहते हैं, नेकिंग जोन। इसे हम क्या कहेंगे, नेकिंग जोन हम कहेंगे। तो ये नेक की तरह बहुत ही पतला और सकरा सा, नैरो सा हो जाता है ये रॉड जो है। अब ई से यूटीएस मतलब अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, अब इसके आगे अगर हम यूटीएस के आगे अगर हम इसे लोड देंगे तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, मटेरियल हमारा फेल हो जाएगा, टूट जाएगा। 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में, 4 हिस्सों, 5 हिस्सों, 6 हिस्सों में ये बटने की संभावना रहेगी इसकी यूटीएस में। तो ई से यूटीएस मतलब इसका बिल्कुल अल्टीमेट, अल्टीमेट का मतलब होता है फाइनल, इसके आगे अब और नहीं हो सकता, फाइनल। तो ई से यूटीएस तक के, फिर उसके बाद अगर हम लोड को लगाएंगे तो फिर से बढ़ता चला जाएगा यूटीएस तक के। और यूटीएस के आगे भी अगर हम लोड लगाएंगे तो डेफिनेटली वो ये फेल हो जाएगा। ये क्लियर रहना चाहिए कि ये यूटीएस के आगे अगर हम हल्का सा भी अगर लोड लगाएंगे तो हमारा जो मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कितने पॉइंट्स को देखे, ध्यान से देखिए। ओ से ए मतलब कि इलास्टिक लिमिट, ए से पी दूसरा प्लास्टिक लिमिट, पी से वाई यू मतलब कि अपर यील्ड पॉइंट तीसरा, चौथा है वाई यू से वाई एल लोअर यील्ड तक के, चौथा, पांचवा है वाई एल से ई नेकिंग, छठवा है ई से यूटीएस, सातवां है यूटीएस से फेलियर। तो ये है माइल्ड स्टील के लिए स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम। तो अब हम इसको भी हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि इसमें 7 पॉइंट है, तो देखते हैं 3 4 5 6 7 पॉइंट है यहाँ पर भी। तो हम इसे एक बार रीड आउट भी कर लेते हैं, इसमें शायद आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत इजी वर्ड्स में सारी डेफिनेशंस यहाँ पर लिखी हुई हैं। OAE, तो OAE क्या होता है, it is the limit when the behavior of test specimen is like elastic की तरह behavior रहता है टेस्ट स्पेसिमेन का। it is primary zone of stress strain curve, ठीक है, ये सबसे पहला चरण रहता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का। This OA segment is also satisfy the Hooke's law or limit of proportionality in which stress is directly proportional to strain। जैसा कि हमने अभी सुना कि जो stress is directly proportional to strain जब रहेगा तो उसे हम हुक्स लॉ या लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी कहेंगे। मतलब कि जब स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहेगा, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ेगा, या जैसे जैसे स्ट्रेस घटेगा वैसे वैसे स्ट्रेन भी घटेगा। तो जब इस तरीके से दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं तो हम उसे हुक्स लॉ या लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं। इन दिस जोन व्हेन लोड इज रिमूव्ड टेस्ट स्पेसिमेन रिटर्न टू इट्स इनिशियल डायमेंशन। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, एपी प्लास्टिसिटी लिमिट। In this limit, further load is applied and jaw comes in plastic state. That is, when load is removed, does not return to its original shape and size. मतलब कि एक बार जो ये डिफॉर्म हो जाता है
उसके बाद में जब हम लोड को भी रिमूव कर देते हैं तो ये अपने ओरिजिनल शेप साइज में नहीं जा पाता है, उसे हम प्लास्टिक स्टेट या प्लास्टिक लिमिट कहते हैं। तीसरा है PYU अपर यील्ड पॉइंट, इन दिस जोन जॉ इलोंगेट्स विथ रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन लोड, मतलब कि इस जोन में वो कंटिन्यूसली हम लोड को बढ़ाते जाते हैं, खींचते चले जाते हैं लगातार, और जो शेप साइज है हमारे बार का, हमारे जो लोहे के छड़ का, वो भी क्या होता जाता है, बढ़ता चला जाता है। चौथा पॉइंट है YUYL लोअर यील्ड पॉइंट, इन दिस जोन वेरी लेस अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल लोड इज अप्लाइड एंड द जॉब इलोंगेट्स इजली, मतलब कि बहुत आसानी से बहुत कम फोर्स में ही क्या होता जाता है, जो बार है वो क्या होता जाता है, लंबा खिंचाता चला जाता है। पांचवा है YLE नेकिंग जोन, इसमें हम देखेंगे दिस जोन इज द मिडिल पोजीशन ऑफ जॉब इज लाइक नेक की तरह, गले की तरह हो जाता है, नारो हो जाता है और इस तरीके से दिखता है, और ये बीच में क्या हो जाता है, माइक्रो क्रैक्स हो जाते हैं, और फिर भी अगर हम लोड को लगाएंगे तो ये माइक्रो क्रैक्स क्या हो जाते हैं, प्रोपोगेट होकर के मटेरियल को फेल कर देते हैं, मतलब ये छोटे छोटे क्रैक्स जनरेट हो जाते हैं, और ये क्रैक्स क्या हो जाते हैं, और लोड लगाने पर ये क्रैक्स और ज़्यादा बड़े होकर के मटेरियल को 2-3 हिस्सों में बांट देते हैं। देखिए ये फिगर लिखा हुआ है, नेक नैरोनेस इन बार सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स। छठवां पॉइंट है EUTS अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, इन दिस जोन in the middle position of jaw micro cracks accumulate and by further applying the load it propagates with respect to increase of loads। ठीक है। सातवां पॉइंट है UTS फेलियर, in this zone the micro cracks propagates and fracture the job as shown in figure। इस प्रकार से देखिए फ्रैक्चर हो जाता है। ये जो P है, P लोड या टेंसाइल फोर्स को डिनोट करता है। इसका टेंसाइल फोर्स या लोड का जो यूनिट होता है उसे हम न्यूटन पर mm स्क्वायर से हम डिनोट करते हैं या न्यूटन से हम डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फिगर, फेलियर ऑफ मेटल बाय एक्सीडिंग द लोड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ और भी फिगर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये देखिए स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के बीच में बहुत सारे फिगर्स यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे कि हाई कार्बन स्टील के लिए देखिए ये सीधा सीधा ऐसा जाता है, और हाई कार्बन स्टील बहुत ही ब्रिटिल नेचर का होता है। ब्रिटिल का मतलब कि उसमें इलास्टिसिटी की जो वैल्यू रहती है वो बहुत ही कम होती है। तो हाई कार्बन स्टील में क्या होता है, वो एक सीमा के बाद में जाने के बाद, एक लिमिट में जाने के बाद में वो क्या होता है, टूट जाता है, कंक्रीट की तरह, बिल्कुल माइल्ड की तरह वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। मीडियम कार्बन स्टील में थोड़ी इलास्टिसिटी रहती है, इसलिए वो थोड़ा आगे तक के चलता है। लो कार्बन स्टील भी लगभग वही सेम पैटर्न को फॉलो करता है। कास्ट आयरन बहुत ही ब्रिटिल नेचर का रहता है, इसीलिए वो बहुत ही जल्दी लोड लगाने पर वो क्या हो जाता है, कांच की तरह या लकड़ी की तरह वो जो क्या हो जाता है, टूट जाता है। डक्टाइल नेचर, जैसे कि कॉपर या माइल्ड स्टील, माइल्ड आयरन की तरह वो शो नहीं करता है। फिर इसका ये देखिए प्लास्टिक का है, ये कुछ दूर तक के तो ये लगातार चलता है, लोड के साथ साथ में स्ट्रेन, मतलब उसका शेप साइज भी चेंज होता है। देखिए स्ट्रेस डिफाइन करता है लोड को, स्ट्रेन डिफाइन करता है चेंज इन शेप को। ठीक है, इस चीज को आप क्लियर रखिए। ये दोनों मैग्नीट्यूड, स्ट्रेस लोड को डिफाइन करता है, स्ट्रेन चेंज इन शेप साइज वॉल्यूम को डिफाइन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर ब्रिटिल मटेरियल लाइक कास्ट आयरन। मृद इस्पात के लिए प्रतिबल विकृति आरेख। ठीक है, स्ट्रेस फेलियर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, देखिए ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, उसके बाद में जैसे ही हम आगे जाएंगे तो मटेरियल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। फिगर का नाम है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर ब्रिटिल मटेरियल। For brittle material, when load is applied, it shows very little amount of change. So the limit of proportionality range is very small. By further applying the load, job instantly fails because in brittle material it doesn't have capability to absorb load. ठीक है, तो brittle material का मतलब एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि ग्लास, कांच होते हैं, लकड़ी होते हैं, है ना, जिसमें कि एक सीमा तक के, एक लिमिट तक के तो लोड को एब्जॉर्ब करने की, लोड को झेलने की क्षमता होती है, लेकिन अगर एक ज़्यादा देंगे तो उसमें इलास्टिक लिमिट तो होती नहीं है, पहली बात, और वो बहुत ही जल्दी फटाक से वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्रिटिल मटेरियल। तो जो ये कास्ट आयरन जिसका कि यहाँ पर बनाया गया है डायग्राम में, वो क्या किस तरीके का यहाँ पर नेचर बताया जा रहा है, उसका जो स्वभाव है वो कैसा बताया जा रहा है, ब्रिटिल इन नेचर। तो मतलब कि जैसे ही हम उसमें लोड लगाएंगे, विथआउट शोइंग द बिहेवियर ऑफ इलास्टिसिटी, इट सडनली फेल्स डाउन। ठीक है, अब अगला हेडिंग हम देखते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको हम देखेंगे, हिंदी में हम इसे कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक या प्रत्यास्थता मापांक कहेंगे हम इसे हिंदी में, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
इसका डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस टू द कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन इज कांस्टेंट, दिस रेशियो इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड डिनोटेड बाय ई। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए बहुत ही केयरफुली ये समझने की बात है। इसका जो फॉर्मूला है वो है P अपॉन ई, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। ये होता है देखिए न्यूटन पर mm स्क्वायर, और ये जनरली स्टील के लिए, स्टील मेंबर के लिए 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। इसका मतलब कि ये होता है कि अगर कोई भी मटेरियल है, मान लीजिए कि वो इस प्रकार का अगर कोई मटेरियल है, ऐसा टाइप का अगर वो कोई ब्लॉक है, ठीक है, तो इस ब्लॉक में कोई भी एक सेक्शन आप पकड़िए, कोई भी, इसको आप बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में आप बांट लीजिए, काट लीजिए, और उसके कोई भी एक सेक्शन को पकड़िए जिसका कि जो शेप साइज होगा वो कैसा होगा, 1 mm के बराबर होगा। मतलब कि एक छोटा सा एक क्यूब पकड़िए, क्यूब मतलब समझ गए, एक छोटा सा एक क्यूब पकड़िए जिसका कि शेप साइज कैसा होगा, 1 mm के बराबर होगा। ठीक है, ये देखिए mm स्क्वायर लिखा हुआ है ना, 1 mm के बराबर, मतलब उसका लेंथ भी, ब्रेड्थ भी और हाइट भी क्या होगा, तीनों चीज क्या होगा, 1 mm के बराबर होगा। ठीक है, मतलब जैसे कि हम क्यूब देखे हैं ना, क्यूब, बस उसी प्रकार से। ठीक है, तो अब क्या होगा कि उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि इसकी इलास्टिक लिमिट किस लोड तक के है। ठीक है, तो मॉड का मतलब क्या होता है, प्लस या माइनस। तो यहाँ पर प्लस का मतलब होता है टेंसाइल और माइनस का मतलब होता है कंप्रेसिव। तो मतलब कि 1 mm, जैसे कि हमारे पास में ये कोई भी एक मटेरियल है जिसमें कि 1 mm के क्यूब का, 1 mm के क्यूब की इलास्टिक क्षमता क्या है कि वो 2 × 10⁵ न्यूटन का लोड अगर उसमें लगेगा तो वो क्या होगा, वो खिंचाएगा। लेकिन जैसे ही उस लोड को हम हटा देंगे तो वापस अपने ओरिजिनल शेप साइज में चला जाएगा। ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहेंगे। मतलब कि जैसे कि हमारे पास में एक छोटा सा 1 mm का अगर एक छोटा सा एक क्यूब है, तो अगर हम उसे खींच रहे हैं 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर का लोड लगा करके, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm का स्क्वायर का लोड लगा करके ही खींच रहे हैं। अगर 2.1 लगा देंगे तो ये जो क्यूब है किस स्टेट में चला जाएगा, प्लास्टिक स्टेट में चला जाएगा। मतलब कि ये परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो 2 × 10⁵ न्यूटन का लोड लगा करके अगर हम इसे खींच रहे हैं तो जैसे ही हम लोड को हटाएंगे, जैसे ही हम खींचना बंद करेंगे तो वापस ही अपने ओरिजिनल शेप साइज में चला जाएगा। जैसे कि हम एक रबर बैंड को हम खींचते हैं और छोड़ते हैं तो वापस अपने ओरिजिनल शेप साइज में चला जाता है, उसी प्रकार। ठीक है, और अगर हम उसे दबाएंगे भी 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, खींचना मतलब कि प्लस, दबाना मतलब कि माइनस, तो अगर हम दबाएंगे, कंप्रेशन करेंगे माइनस, तो 2 × 10⁵ न्यूटन फोर्स का अगर हम लगा करके अगर हम उसे दबा रहे हैं तो उस दबाने के कारण से भी क्या होगा, जैसे ही हम उसे छोड़ेंगे दबाना तो वापस अपने ओरिजिनल शेप साइज में आ जाएगा। तो इस मॉड का मतलब होता है प्लस एंड माइनस। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, मॉड का मतलब प्लस और माइनस। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा एक वैल्यू, जो वैल्यू कंप्रेशन और टेंसाइल दोनों ही मात्रा को क्या करें, सेटिस्फाई करे, दोनों ही वैल्यू को सेटिस्फाई करें, तो उसे हम क्या कहेंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बेसिकली ये स्टील का, आयरन का ये 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर रहता है। इसके बारे में हम आगे जब हम न्यूमेरिकल सेक्शन में जब जाएंगे तो उसमें भी ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसका कॉन्सेप्ट हम सभी को क्लियर रहना चाहिए कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता क्या है। इसका जो फॉर्मूला है वो है P अपॉन E। तो P यहाँ पर डिनोट करता है लोड को और E डिनोट करता है स्ट्रेन को, लोड अपॉन स्ट्रेन। अगला है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। रिजिड का मतलब माइल्ड या कॉन्क्रीट, मतलब कि अपने एक ओरिएंटेशन पर बंधा हुआ, अपनी एक जगह पर फिक्स। ठीक है, जैसे कि हम लेथ शॉप में देखते हैं कि लेथ जो रहता है, लेथ अपने लोकेशन पे, अपने पोजीशन पर वो फिक्स रहता है, अटल रहता है अपने पोजीशन, अपने लोकेशन को वो 1 mm भी चेंज नहीं करता। बट अगर हम अपने क्लासरूम के बेंच को देखें, स्टूल को देखें, चेयर को देखें, टेबल को देखें, तो क्या वो रिजिड है, क्या वो अपने एक जगह पर रहेगा? हम हल्का सा अगर उसे फोर्स देंगे तो क्या करेगा, अपने पोजीशन, अपने लोकेशन को क्या करेगा, चेंज कर देगा। तो हम उन सब चीज़ों को हम क्या कहेंगे, रिजिड नहीं कहेंगे।
रिजिड हम किसे कहेंगे, जैसे कि हम लेथ शॉप में जाते हैं, मिलिंग शॉप, ड्रिलिंग मशीन, तो ये सारे क्या हैं, ग्राउटेड हैं, मतलब कि ज़मीन में बिल्कुल वो फिक्स हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिजिड, रिजिड कहेंगे। रिजिड मतलब कोई भी ऐसी वस्तु जो कि रिजिड है, अपनी जगह पर, अपनी ओरिएंटेशन, अपनी लोकेशन, पोजीशन पर वो फिक्स है। इसका हम डेफिनेशन अगर पढ़ेंगे तो इन दिस केस द शियर लोडिंग, द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस, the corresponding shear strain is found to be constant when the shear deformation is within a certain limit. The ratio is called modulus of rigidity is denoted by C। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस बाई शियर स्ट्रेन के जो अनुपात है उसे हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं, और इसे हम कैपिटल सी से भी डिनोट करते हैं। तो इस डेफिनेशन को यहाँ पर तो हमने समझ लिया कि रिजिडिटी का मतलब क्या हो रहा है, तो इसके बारे में हम आगे भी इसका हम समझेंगे। ये एक टर्म है बल्क मॉडुलस, जिसे कि हम हिंदी में आयतन प्रत्यस्तता गुणांक भी कहते हैं। इसे हम हिंदी में इसका हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ डिफाइंड एट यूनिफॉर्म स्ट्रेस इंटेंसिटी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ विथ इन द इलास्टिक लिमिट इज डिनोटेड बाई के, वेयर के इज एफ बाई ई वी। एफ क्या है, आपका स्ट्रेस है ना, इंटेंसिटी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेस, और ई वी क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो बल्क मॉडुलस का मतलब है कि स्ट्रेस हम जितना लगा रहे हैं उसके अनुकूल या उसके अनुपात से उसके वॉल्यूम में क्या चेंज आ रहा है, तो इस अनुपात को, स्ट्रेस बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम बल्क मॉडुलस कहते हैं। इसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से ये एसोसिएटेड रहता है, मिला जुला हुआ रहता है बल्क मॉडुलस। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। हमारे वीडियो लेक्चर में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।